हेलो स्टूडेंट। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में म्यूटेशन के बारे में, उत्परिवर्तन के बारे में। म्यूटेशन ही बहुत ही मतलब कह सकते हो खराब प्रोसेस है या कह सकते हो अच्छा ही प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन हमारे डीएनए से रिलेटेड है। म्यूटेशन हमारे लिए फायदेमंद ही साबित होता है, ये हमारे लिए ज्यादातर नुकसान साबित होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपके डीएनए में चेंज ला देता है। डीएनए में अगर चेंज आया, दिमाग लगा के बताओ, डीएनए में जीन है, जीन में चेंज जाएंगे। अगर जीन चेंज जाएंगे आपके कैरेक्टर बदलेंगे। तो जो आपके कैरेक्टर बदलते हैं, ज्यादातर जो म्यूटेशन जो कैरेक्टर आते हैं वो आपके लिए बहुत घातक साबित होते हैं। बहुत कम ही ऐसे कैरेक्टर आएंगे, उभर के आएंगे जो आपके लिए बेनिफिट साबित होते हैं। तो ध्यान रखना, म्यूटेशन से वेरिएशन आता है। वेरिएशन और साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस, आपके गैमेटोजेनेसिस से मियोसिस हुई थी, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर हुआ था। क्रॉसिंग ओवर की वजह से, क्रॉसिंग ओवर का होना, साथ में गैमेट्स का फ्यूज होना, मियोसिस सॉरी मियोसिस नहीं, आपका गैमेट का फ्यूजन होना, यानी मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, यानी एक्चुअल बोलो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, यानी कई चीजें कहीं कहीं वेरिएशन जो बॉडी में हमारे वेरिएशन आ रहे हैं, ये आपके मेले दो चीज इफेक्ट करते हैं। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या है आपका म्यूटेशन। ये दोनों वेरिएशन लाते हैं। वेरिएशन की वजह से मतलब जो भी बॉडी में होता है वो चेंज हो जाते हैं। साथ साथ एनवायरमेंट भी इफेक्ट मतलब यानी एनवायरमेंटल का भी इफेक्ट पड़ता है कि बॉडी में चेंज आने का। कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ। ठीक, कैसे टेम्परेचर चेंज होने से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, तो सब बारे में हमने बात की थी। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करना है म्यूटेशन। म्यूटेशन में होता क्या है, म्यूटेशन की क्रिया में हमारे जो डीएनए होते हैं, डीएनए में कहीं ना कहीं कुछ चेंज आ जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका जीनोटाइप फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। अच्छा ये सोचो, डीएनए में चेंज हुआ यानी डीएनए में जीन चेंज हुआ, जीन चेंज हुआ यानी जीनोटाइप चेंज हुआ। अगर जीन चेंज हुआ तो उसमें जो कैरेक्टर होंगे वो चेंज होंगे, यानी फिनोटाइप चेंज होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं म्यूटेशन की क्रिया से आपके जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों में परिवर्तन आता है। अब बात करते हैं म्यूटेशन के डिफिनेशन के बारे में, जो हमने आपको बताया। कहते हैं उत्परिवर्तन वह क्रिया है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन वह क्रिया है जो डीएनए में कुछ न कुछ परिवर्तन ला दे। अगर डीएनए में परिवर्तन आया यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बदलेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए में जो चेंज आया तो यानी जीन में चेंज आया, जीन में चेंज आया यानी जीनोटाइप में चेंज आया। जीनोटाइप अगर बदलेगा तो फिनोटाइप तो बदलना है, क्योंकि जीन अगर बदल रहा है तो कैरेक्टर बदलेंगे, कैरेक्टर बदलेंगे तो आपका दृश्य तो बदलेगा ही, यानी फिनोटाइप में चेंज आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए डीएनए जो बना है आपका न्यूक्लियोटाइड से। ये सब मैं आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ जो आपके बुक में है। ठीक, आगे जेनेटिक्स में से डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए आपका न्यूक्लियोटाइड से बना है, और न्यूक्लियोटाइड्स आपके ढेर सारे न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड अम्ल। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड मिलकर आपके ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड सारे मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये बनता है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के फॉर्मेशन से, यानी पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस मिलकर आपके न्यूक्लियोसाइड, और उसमें CO4 जुड़ गया फास्फोरिक एसिड, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स फाइनली आपका डीएनए का फॉर्मेशन करता है। अब म्यूटेशन की बात जो हम कर रहे हैं, अब यदि एक या दो न्यूक्लियोटाइड्स, मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड जो बताना है ये इस बेसिस में बताया, क्योंकि यहाँ पर मुझे न्यूक्लियोटाइड जरूरत थी, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो इसलिए हमको बताना पड़ा। एक या दो न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ रहे हैं या कम हो जाए, घट रहे हैं, तो उस समय डीएनए में परिवर्तन आता है। और डीएनए में परिवर्तन है, गुणसूत्र में परिवर्तन है, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं यही अपने कुंडल फॉर्मेशन करते हैं, तो फाइनली ये गुणसूत्र डीएनए ही तो बनाते हैं, तो गुणसूत्र में परिवर्तन तो आएगा ही। गुणसूत्र में परिवर्तन आने से प्रायः कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ध्यान रखना, जो कैंसर्स होती हैं, कैंसरस सेल होती हैं, ये प्रायः आपकी म्यूटेशन से हो जाती हैं। मैंने बताया ना, स्किन कैंसर आपका सनलाइट से होता है। सनलाइट में आपकी पैराबैंगनी किरणें होती हैं, ये आपकी अगर जो आपका टेम्परेचर है सनलाइट का ये 50 डिग्री तक पहुंच गया, पता है जितने भी गोरे लोग हैं सबको सब स्किन कैंसर हो जाएगा। जितने भी काले व्यक्ति हो, वो सावले व्यक्ति वो बच जाएंगे,
क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है शरीर पर वो उतना इफेक्टिव नहीं, सनलाइट की पराबैंगनी किरण उतना इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। लेकिन जिसकी बॉडी जितना गोरापन होगा, जो भी खूब खूब खुशी है ना कि हम गोरे हैं, सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। जहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा, उनको हो जाएगा स्किन कैंसर। जितने काले वाले व्यक्ति हैं वो मौज मारेंगे। तो काला होना फायदा भी कहीं कहीं दे जाता है। अब तो कह रहे हैं गुणसूत्र में परिवर्तन आने से प्राय कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। म्यूटेशन आपकी यहाँ पर जो बात करते हैं, म्यूटेशन दो प्रकार के हैं, पॉइंट म्यूटेशन बिंदु परिवर्तन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी पूरा फ्रेम ही शिफ्ट कर जाए। ये सब आप पढ़ोगे यार मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, आगे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल देना पड़ रहा है, थोड़ा आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, कहीं जैसे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं आपके नाइट्रोजन बेस है, तो कहीं ना कहीं बेस में चेंज आ जाता है, बेस में चेंज आता है, यानी जो पहला बेस था उसके बाद कोई और बेस आ गया। सीकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था, 6th पोजीशन बीटा ग्लोबुलिन चेन के 6th पोजीशन पे आपकी जी की जगह जी हो जाता है, एक जगह यू आ जाता है, तो वहां से हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। आगे डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पर आप बस इसका एग्जांपल याद रखना है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। म्यूटेशन में याद रखना, एक क्षार या बेस पेयर के बदलने से होता है, एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। बस आपको यहाँ बस यही ध्यान रखना है, बाकी जो चीजें हैं उसको हम बाद में बताएंगे भी। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, एक या दो न्यूक्लियोटाइड्स आपके घटने बढ़ने लगते हैं। जब एक दो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तो फ्रेम का आपको पूरा शिफ्ट जो होता है, फ्रेम मतलब एक आपका पैटर्न होता है प्राय, वो चेंज हो जाता है। तो उनके बारे में बात करना है हमको अभी। इसके बाद आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। इसका आपको क्या रखना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक या दो न्यूक्लियोटाइड बढ़ जाते हैं, ठीक। और पॉइंट म्यूटेशन का कोई एग्जाम्पल रखना है। आगे हम देखते हैं, कुछ भौतिक या रासायनिक कारक भी ऐसे होते हैं जो परिवर्तन ला देते हैं, म्यूटेशन, उसे कहते हैं म्यूटाजेन। उत्परिवर्तजनन, जनन मतलब पैदा करना, उत्परिवर्तन पैदा करने वालों को म्यूटाजेन कहा गया। कुछ ऐसे भौतिक या रासायनिक केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करके म्यूटेशन ला सकती हैं, परिवर्तन ला सकती हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें, एक्स रे, ठीक है, ये सारी चीजें आपके बॉडी में परिवर्तन ला सकती हैं, म्यूटेशन ला सकती हैं। म्यूटेशन हमेशा ध्यान रखना, म्यूटेशन मैक्सिमम आपके लिए हानिकारक सिद्ध होता है, म्यूटेशन कभी कभी आपके लिए फायदा हो जाता है। तो रिकॉम्बिनेशन आपने देखा था पिछले लेक्चर में, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से नया आपके जो बॉडी में परिवर्तन आता था, यहाँ पे म्यूटेशन से परिवर्तन आ रहा है बॉडी में, लेकिन प्राय इसका परिवर्तन जो होता है वो हानिकारक होता है। जबकि रिकॉम्बिनेशन जो लाता था वो हमेशा बॉडी के लिए अच्छा सिद्ध होगा, वो हमेशा कैरेक्टर अच्छा लाएगा, कभी वो खराब कैरेक्टर नहीं लाता। लेकिन म्यूटेशन ये आपका वेरिएशन तो लाता है बॉडी में, लेकिन हमेशा इसका गलत इफेक्ट वाला वेरिएशन होता है, यानी बॉडी में कुछ ना कुछ ये गलत इफेक्ट आपको डालेगा। बहुत कम ही चांसेस होंगे इसका इफेक्ट आपके लिए फायदेमंद हो जाए। ऐसा हो जाए आपको कैंसर है, म्यूटेशन बॉडी में हो जाए, कैंसर सेल को डेथ कर रहा है और आप कैंसर से बच जाए, तो म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं। आगे हम बात करते हैं लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की। तो यहाँ हमें बात करना है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज तो आप सीख चुके हो, लिंकेज के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। लिंकेज मतलब चीजों को जोड़ना, इसमें क्या होता है, जीन पास जितने पास होंगे उनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम बनता है। जीन जितने दूर दूर होते हैं उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेशन आपको मिलते थे। सट्टन बावरी ने आपका जीन बताया था कि जो जीन होते हैं क्रोमोसोम पर ही होते हैं, जीन का बिहेवियर क्रोमोसोम के जैसा होता है। ये सारी चीजें मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट, ड्रोसोफिला बेलोव ने गॉस्टअप किया था, फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी पर किया था ना, ये सब सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो ये आपका जो लिंकेज है, ये हम इस पे चर्चा करेंगे सिर्फ लिंकेज के टाइप पर। अब बात करते हैं संलग्नता के सिद्धांत के प्रमुख बातें। लिंकेज तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो इनमें कुछ बातें आपको हैं जो बतानी है, जो मैंने उस लेक्चर में आपको नहीं बताया था। उन पर बात किया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा इनमें ज्यादा डिटेल बता देता हूँ। उनमें मैंने इन सब बातों की बात वैसे कर चुका हूँ। तो देखें, पहले क्या है, लिंकेज जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। मैंने पहले बताया था लिंकेज गुण एक ही गुणसूत्र पर होते हैं, और जो जीन्स होते हैं ये बेस होते हैं डिस्टेंस, जितना उनके में कम डिस्टेंस होता है लिंकेज उनमें उतना ही ज्यादा दिखेगा। लिंकेज जीन स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाते हैं। जब भाई साहब लिंक है, नाम ही है लिंकेज, जुड़े हुए जो आपके जीन है, जीन आपस में जब जुड़े हुए हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे ही, क्योंकि उससे पेड़ तो हो नहीं रहे हैं।
तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, यानी जो इस पीढ़ी में कैरेक्टर दिखा रहे थे वो अगली पीढ़ी में कैरेक्टर मिलेगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई कैरेक्टर चेंज नहीं आएगा। यानी अब इस जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप बढ़ते तो जाएंगे लेकिन वेरिएशन नहीं आएगा। लिंकेज जीन एक ही गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में अरेंज होते हैं। मैंने वहां बताया था लीनियरी फैशन, लीनियरी आपके अरेंज होंगे क्रोमोसोम। लिंकेज जीन गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान है, किसी एक फिक्स लोकस पर, लोकस मतलब किसी स्थान पर स्थित होते हैं। लिंकेज जीन, आपके जो लिंकेज जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर कहीं फिक्स स्थान होता है जहां पर वो उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज के प्रकार, लिंकेज प्राय दो प्रकार के हैं। पहला पूर्ण संलग्न कंप्लीट लिंकेज, यानी पूर्ण मतलब कंप्लीटली आपको लिंकेज हो। अगर कंप्लीट लिंकेज हो यानी पूर्ण उससे जुड़ा होगा तो इसमें आपका क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेयोसिस में क्या होता था, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में जब जीन आपके जुड़े होंगे तो ये रिकॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, यानी जो पिता में जो कैरेक्टर थे वही आपके बच्चों में भी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो जब जीन आगे हम बहुत ज्यादा पास हो, यानी जब जीन बहुत ज्यादा पास हो ताकि क्रॉसिंग ओवर ना हो पाए अंशसूत्री विभाजन के समय, यानी जब आपका मेयोसिस हो रहा है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में अब जीन का लेन देन नहीं हो पाया, यानी जेनेटिक मटेरियल का चेंज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जीन आपस में बहुत ज्यादा सटे हुए थे। अब अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार के पेरेंटल टाइप के लक्षण, यानी जो पिता में लक्षण होंगे वो बच्चों में बच्चों में भी वही लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन तब होता है जब क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होने पर जीन तो बदल ही नहीं रहे हैं, जीन में इतना ज्यादा लिंकेज और जीन चेंज ही नहीं हुए, तो कहे कि क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में जब चेंज ही नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो चेंज में नहीं आया। जो पिता में कैरेक्टर रहे होंगे वो बच्चों में कैरेक्टर जाएंगे ही। अब सेकंड है आपका इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण संलग्नता, यानी जब समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता था, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इस पे जो जीन इस पे वो जीन। जब समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच या इनके बीच जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, अब क्रॉसिंग ओवर पर क्या आ रहा है सेल डिवीजन सेल साइकिल में, तो जीन क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो जाए, इनके बीच क्रॉसिंग जेनेटिक मटेरियल का चेंज होगा। अब चेंज होगा तो लिंकेज में थोड़ा कम है, अपूर्ण मतलब अब पूरे तरीके से इसमें संलग्न नहीं है, लिंकेज नहीं है, तो कुछ जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाएगा, कुछ का चेंज नहीं होगा। अब जो चेंज होगा वो नए कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो चेंज नहीं हुए वो आपके पेरेंटल जैसे यानी जो पिता में कैरेक्टर थे वही कैरेक्टर रहने देंगे। तो क्रॉसिंग ओवर क्रिया हो जाए, अगली पीढ़ी में पैतृक लक्षण के साथ साथ आपके नए लक्षण भी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो लिंकेज जो बने रहे वो तो आपके वही कैरेक्टर लाएंगे, पिता वाले कैरेक्टर लाएंगे, लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर कर गए, जो लक्षण का चेंज कर गए, रिकॉम्बिनेशन कर गए, वो तो नए कैरेक्टर ही लाएंगे ना। अब आपके टॉपिक में दिया है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आप पूरा का पूरा पढ़ के आ रहे हो सेल डिवीजन सेल साइकिल, मैंने आपको वहां पर अच्छे से क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था, किस फेज में होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें बताया था। जेनेटिक मटेरियल का चेंजमेंट होता है, तो वहां भी क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का चेंज होता था जिससे नए कॉम्बिनेशन बनते, नए रिकॉम्बिनेशन बनते थे, या आपकी मियोसिस में होती है, मियोसिस की डिप्लोटीन में होती थी। ठीक, ये सारी चीजें क्रॉसिंग ओवर की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, क्रॉसिंग ओवर के कितने प्रकार हैं। अगर आपने क्रॉसिंग ओवर नहीं पढ़ा तो आप सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर, मैंने एक ही 11 के सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है जो आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन, जो आपके हर 2-3 चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने उसको पहले आपको पढ़ा रखा है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाकर मियोसिस की जो लेक्चर होंगे वहां पर उसे देखिए, तो आपको क्रॉसिंग ओवर में देखने को मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब हम चर्चा करेंगे कि सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की, क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स के बारे में। क्रॉसिंग ओवर हम देख चुके हैं, तो पारगमन के प्रकार कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, एकल पारगमन, यानी कहीं ये जगह क्रॉसिंग ओवर हो। हमने पढ़ा था जब क्रॉसिंग ओवर होता तो कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। क्यों? जब क्रोमोसोम आपके जहां जीन की अदले बदली होती है उस स्थान पर वो अलग नहीं हो पाते, जो क्रॉस का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्रॉस के फॉर्मेशन करने की वजह से, जिससे कि यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पर ये अपन आपस में अदला बदली किए थे, ये अलग नहीं हो पाते, यहाँ पर इनका कियाजमेटा का फॉर्मेशन हो जाता था, और ये दर्शाता है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, पॉइंट दर्शाता है आपको। तो कहें जब पारगमन के समय गुणसूत्र की पूरी लंबाई अगर गुणसूत्र को खोल देखें, पूरी लंबाई पर केवल एक स्थान पर कियाजमेटा बना है। एक स्थान कियाजमेटा बना है, इसका मतलब गुणसूत्र में सिर्फ एक जगह क्रॉसिंग ओवर हुआ है।
और वही बात करते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर, द्विपारगमन। समझ ही गए हो, दो जगह क्रॉसिंग ओवर हो जाए। जब पारगमन के समय यानी क्रॉसिंग ओवर के समय पूरे गुणसूत्र की पूरी लंबाई पर सिर्फ दो स्थानों पर की आज मेटा बने, दो स्थानों की आज मेटा बने, दो स्थान पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यानी दो जगह क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जीन का लेन देन दो स्थानों पर हुआ है, टीसीबीएस पर ये इसमें हुआ डबल क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, बहुपारगमन, यानी एक से अधिक दो से अधिक जगह पर, दो अगर हुआ तो डबल क्रॉसिंग ओवर। जब गुणसूत्र की पूरी लंबाई पे दो से अधिक जगह पर जीन का अदले बदली हो, जीन की अदली बदली होगा तो कि आज मेटा बनेगा, कि आज मेटा बनेगा, तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो इस प्रक्रिया, और जो दो से अधिक जगह जब क्रॉसिंग ओवर होना, ये बहुत ही रेयर देखा, यह प्रक्रिया अत्यंत विरल में देखने को मिलता है, यानी अत्यंत विरल यानी बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पर आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक, यानी ये प्रोसेस बहुत कम होता है, बहुपारगमन की मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर बहुत रेयर कहीं कहीं दिखाई दे जाता है। ठीक, तो यहाँ पर टोटल क्रॉसिंग ओवर था और लिंकेज था, साथ में म्यूटेशन के बारे में सीखा। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे मानव में लिंग संलग्न गुण था इनकी वंशागत, यानी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर एंड ह्यूमन देयर इनहेरिटेंस, यानी ह्यूमन में जो सेक्स यानी एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड कैरेक्टर है उनका कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक, यहाँ पर जो मॉर्गन, आपने मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें टीएच मॉर्गन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला। अच्छा, फ्रूट फ्लाई को उसने क्यों चूज किया था? ड्रोसोफिला जो उसने कैरेक्टर चूज किए थे सब एक्स लिंक्ड थे, यक्स लिंक्ड कैरेक्टर थे, यानी जितने भी कैरेक्टर थे वो यक्स से यक्स क्रोमोसोम पे थे। ठीक, अब उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि उसने फ्रूट फ्लाई को क्यों चूज किया था, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा याद भी नहीं आया, ये टॉपिक पढ़ाना है और आपके बुक में जो दिया था ये कुछ आगे जाके दिया गया है, तो हम इस टॉपिक में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूं कि मेंडल ने फ्रूट फ्लाई, आपकी मक्खी को ही क्यों मतलब फल मक्खी को ही क्यों चूज किया था। ठीक, और वही ह्यूमन की बात करें, मानव में लिंग संलग्न लक्षण आपको पता है, जो लिंग संलग्न लक्षण है वो 23वें पेयर के क्रोमोसोम पे थी, जो एक्स वाई क्रोमोसोम थे। लिंग गुणसूत्र थे, लिंग गुणसूत्र सी डिटरमाइन करता था उनमें कौन सा लिंग निर्धारण होगा। आपने देखा था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता, मेल फीमेल को कैसे अलग कर सकते हैं, उनमें बाहर से दिखाई दे रहा था। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉर्गन ने जो चूज किया था आपका ड्रोसोफिला, उसको क्यों चूज किया था उसके बारे में बताते हैं। ठीक, अब कहते हैं कि लिंग संलग्न वंशागत की खोज टीएच मॉर्गन 1910 से 11 यानी 10 साल तक इन्होंने प्रयोग किया। अब प्रयोग उन्होंने फलमक्खी यानी ड्रोसोफिला, जिसे कहते हैं ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, इस पर इन्होंने प्रयोग किया था टीएच मॉर्गन 1910 से 11 के बीच, और इन्हें लिंग संलग्न लक्षण दिखाई दिया। और जो एक्सपेरिमेंट किया था इन सब बारे में हमने सीख रखा है, लिंकेज में मैंने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स को आपको डिटेल में बताया था, उसका बेनिफिट हमें यहाँ मिल रहा है कि वहां हमने थोड़ी स्टडी की। वहां पर अगर आपके पास अभी उस स्थान में स्पेस है तो आप इन चीजों को वहीं पर लिखिएगा, मॉर्गन के लिंकेज एक्सपेरिमेंट में, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। मॉर्गन ने फलमक्खी को क्यों लिया था, वहां पर अगर आप सब चीजें लिखते हो तो एक क्रम में होगा तो ज्यादा बेटर होगा, एक क्रम में होना भी चाहिए। देखो उन्होंने मक्खी को चूज करने का कारण क्या था, फल मक्खी आपका जो फ्रूट फ्लाई होता है प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम में रखा जा सकता है, यानी इसे हम प्रयोगशाला में आसानी से रख सकते हैं, इसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। इनका जीवन चक्र 2 सप्ताहिक होता है। देखो कोई भी अगर साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है 2-3 चीज इसमें कॉमन होती है। पहले वो कोशिश करता है उसका लाइफ साइकिल कम हो, जीवन चक्र कम होगा तो उसे प्रयोग के बाद आसानी से रिजल्ट मिलते जाएंगे। दूसरा, उससे आसानी से आप डिटेक्ट कर पकड़ सको, उसे आसानी से वहां पर रख सको। ठीक है, आप हाथी पर जैसे हाथी को उठा लिया उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे, ठीक है, तो एक तो पहला उसकी साइज आकार ज्यादा होने से आप उसे रख नहीं पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, उसके लिए प्रॉब्लम क्या हुई,
उसका जो जीवन चक्र होता है वो भी काफी लंबा होता है। पता लगा एक बार एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद तुम्हें खत्म, अब दूसरा कोई तुम्हारा एक्सपेरिमेंट करने आए, क्योंकि वो शायद 40-50 साल के बाद ही बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसा कुछ है उनमें, मुझे इतना याद नहीं है, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ उनमें जो जीवन काल होता है बहुत लंबा होता है। तो पता लगा उनसे पहले आप ही निपट पड़ो तो आपका एक्सपेरिमेंट छूट जाएगा। तो आप ऐसी चीजें चूज करो जिनका जीवन काल कम हो, उससे आसानी से आप डिटेक्ट कर सको। तीसरा, इनमें एक बार फर्टिलाइजेशन से विशाल संख्या में संतति मक्खी, मतलब जो उनकी बच्चे वाले पेरेंट्स से जो आपके बच्चे होंगे वो ढेर सारे होंगे। यानी एक बार फर्टिलाइजेशन करा दो आपकी फल मक्खी में तो ढेर सारे संतति मक्खी आपको मिल जाते हैं जो आपको मदद करेंगे, क्योंकि आपने एक बार फर्टिलाइजेशन कराया, ढेर सारे आपको एजेंट मिल जाएंगे। तो ढेर सारे एजेंट मिलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा ना। साथ में नर व मादा को पहचान सकते हैं, यानी इसमें अब मेल और फीमेल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो फल मक्खी में, ये तो अच्छी बात है। आप नर मादा को अलग कर सकोगे तो रिजल्ट में और आपको अच्छा मतलब आसानी से देख सकोगे। सबसे बड़ी बात इसमें क्या, अनुवांशिक विविधता, जो उसमें अनुवांशिक चेंजेज आए हैं उसको आप कम क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो 1910 से 1911 के बीच में तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसकी खोज नहीं हुई थी, वो लगभग 1950 या 55 में हुई थी। ठीक है, 1950 या 1955 में हुई थी, शायद 1950 में ही था, तब जाके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। और ये एक्सपेरिमेंट का है 1910 से 1911, इस समय सिर्फ सूक्ष्मदर्शी ही है। तो जो चीज आपके पास है उसी से आप अगर देख सको तो ज्यादा बेस्ट है। तो सूक्ष्मदर्शी से उसके अनुवांशिक लक्षण दिख सकते थे। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि जो मॉर्गन ने थे फल मक्खी को इसीलिए इसको चूज किया, ये सारे कैरेक्टर फल मक्खी में उनको देखने को मिले जो आसानी से डिटेक्ट कर सकते थे, ठीक है, कि क्या परिवर्तन हो रहा था। और इस पे उन्होंने लिंग संलग्न लक्षण दिया, उन्होंने क्रॉस कराए, ढेर सारे रिजल्ट्स देखे जो आप पहले ही पढ़ के आ रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं लिंग संलग्न लक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। यानी आपने देखा जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर थे उनके बारे में हमने सीखा, ठीक। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट वो भी सेक्स लिंक्ड, क्योंकि एक्स लिंक्ड जो अमेरिकन फ्रूट फ्लाई चूज किया था उसके सारे कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम पे थे। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक्स लिंक्ड, एक्स यानी लिंग संलग्न, लिंग से कौन कैरेक्टर कौन कौन से लक्षण आपके डिपेंड करते हैं किन पे होता है, उनको भागों किन किन भागों में बांटा गया है। पहला एक्स लिंक्ड, एक्स संलग्न, यानी वो कैरेक्टर जो एक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लक्षण जो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित हो, जाहिर बात है नाम ही उसका एक्स लिंक, यानी वे कैरेक्टर जो वे लक्षण जो एक्स क्रोमोसोम उपस्थित है, यानी आपके पास एक्स क्रोमोसोम है तभी वो लक्षण आप में दिखेगा। एक्स गुणसूत्र पे है, एक्स गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों में होता है तो दोनों में लक्षण दिखेंगे। वाई गुणसूत्र पर इनके लक्षण नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर तो ये जीन ही नहीं है, वाई क्रोमोसोम पे जीन ही नहीं तो ये लक्षण कहाँ दिखेंगे? वाई पर ये जीन ही नहीं है, जब वाई पर जीन ही नहीं है तो वाई पर लक्षण क्यों दिखेंगे? अतः ये पुत्री को माता पिता, क्योंकि माता और पिता दोनों में एक्स एक्स होता है तो पुत्री को यक्स माता भी देती है पिता भी देता है, तो पुत्री को दोनों सो सकता है, लेकिन पुत्र को यक्स सिर्फ माता से आता है, पिता से वाई आता है। तो पुत्र को यक्स सिर्फ माता देती है, यानी माता में बीमारी पुत्र में बीमारी सिर्फ माता से होता है। तो एक्स लिंक कैरेक्टर ध्यान रखना, ये वे लक्षण वे बीमारियां जो एक्स लिंक से जुड़ी हो, एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई बीमारियां, वो बीमारियां आपको माता से पुत्र ही होगी तो माता पिता दोनों से होगा, पुत्र होगा सिर्फ माता से होगी, ठीक। इसकी 2 एग्जांपल है, कलर ब्लाइंडनेस, वरानता, कलर में डिफरेंशिएट न कर पाना, हेमोफीलिया, ये 2 बीमारियां होती हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। वाई लिंक्ड क्रोमोसोम दूसरा है क्या? वाई लिंक्ड, वाई संलग्न लक्षण, ऐसे लक्षण जो वाई क्रोमोसोम पर उपस्थित हो, जो वाई क्रोमोसोम पर उपस्थित होंगे वो यानी वे लक्षण वे जीन, अगर जीन वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो लक्षण भी वाई क्रोमोसोम वाले दिखाएगा, यानी ये जीन आपके एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन नहीं है तो एक्स क्रोमोसोम पर ये लक्षण नहीं दिखेंगे। ये जीन आपके वाई क्रोमोसोम पर है तो ये लक्षण भी आपके वाई क्रोमोसोम वाला दिखाएगा, यानी ये लक्षण सिर्फ मेल में दिखेगा, मेल में ही वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होता है। अगर ऐसी बीमारियां हुई वाई क्रोमोसोम वाली तो सिर्फ मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा।
ऐसे लक्षण या बीमारी सिर्फ पुरुष में होगा, क्योंकि पुरुष में ही वाई क्रोमोसोम है। जिस पे क्रोमोसोम होगा वो तो जीन आपका जो ग्रसित होगा वाई क्रोमोसोम वाला होगा, तो बीमारी तो वाई क्रोमोसोम वाले को होगी। यानी अब मेल ही इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, फीमेल इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। इनके जीन पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र में जाते रहते हैं, जिसे होलोएंड्रिक जीन कहते हैं, और इसकी वंशागत को होलोएंड्रिक वंशागत होलोएंड्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र, पुत्र से फिर उसके पुत्र में से लगातार ये जीन आपके जाते रहेंगे, तो यानी कैरेक्टर जाते रहेंगे, यानी बीमारी जाते रहेंगे, इसे बोलते हैं होलोएंड्रिक जीन। यानी एक के बाद एक लगातार पुत्र से पुत्र, पुत्र से फिर उसके पुत्र, जैसे लगातार एक पीढ़ी आगे बढ़ना, दैट इज होलोएंड्रिक जीन। और इसकी प्रोसेस होती है होलोएंड्रिक इनहेरिटेंस, यानी होलोएंड्रिक वंशागति। अभी हाइपोट्राइकोसिस ये वाई लिंक से जुड़ी हुई बीमारी होती है। हाइपरट्राइकोसिस बीमारी सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, यानी ये बीमारी उन्हीं को होगा जिन पे वाई क्रोमोसोम होगा। यानी जाहिर बात है सिर्फ किसमें होगा, पुरुषों में होगा, पुरुषों में होगा, सिर्फ मेल में होगा। ये डिसऑर्डर कर्ल पर आपके जो कान है उस पर लंबे छोटे बाल हो जाते हैं, कभी कभी पूरे शरीर पर बाल हो सकते हैं। पूरे शरीर पर बाल होना ये सब हाइपरट्राइकोसिस की वजह से होता है। ठीक है, हाइपरट्राइकोसिस वाई क्रोमोसोम से जुड़ी हुई बीमारी है। वाई क्रोमोसोम से जुड़ी बीमारी सिर्फ यानी पुरुषों में होगा। उसके बाद आते हैं एक्स वाई संलग्न लक्षण, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों से जुड़े हुए लक्षण। ये लक्षण प्राय आपके ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं। ऑटोसोम यानी 22 पेयर ऑटोसोम जो मेल और फीमेल दोनों होती हैं, यानी ये बीमारियां मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इनके लक्षण वाले जीन एक्स वाई गुणसूत्र के समजात खंडों यानी समान एक्स और वाई एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के जो समान खंड है उनमें प्रेजेंट होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम या जो समान खंड है उनमें प्रेजेंट होगा, यानी कह सकते हैं ये आपकी स्त्री और पुरुष दोनों में प्रकार के समान लक्षण काज करेगा, समान बीमारी काज करेगा। ये आपके ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये जीन आपके ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं। बस आप ध्यान रखना एक्स वाई लिंक गुणसूत्र प्राय ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये आपके स्वजात गुणसूत्र से रिलेटिव हैं। ऑटोसोम्स आपके मेल और फीमेल दोनों होते हैं, यानी ये बीमारी मेल और फीमेल दोनों को होगी। इसमें कोई आपका पक्षपात नहीं होने वाला है, यानी मेल में भी होगा फीमेल में। ठीक है, ये सब आगे पढ़ोगे आप, इनसे बीमारियां भी बताएंगे हम आपको आगे। इन्हें अधूरे लिंग संलग्न यानी इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड लक्षण भी कहा जाता है, या पूर्ववर्धान टोटल ब्लाइंडनेस इसी के अंतर्गत आता है। नेफ्राइटिस जैसी बीमारियां जिसमें गुर्दों व किडनी में रोग हो जाना, ये सब आपके ऑटोसोम से रिलेटेड बीमारियां हैं। ठीक, इनमें क्या रखना है, इस इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड यानी अधूरा सेक्स लिंक्ड, अधूरा लिंग संलग्न, क्यों, क्योंकि ये ऑटोसोम्स पर ही हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा पूर्ववर्धानता टोटल ब्लाइंडनेस, मतलब आप किसी कलर को डिफरेंशिएट ना कर पाओ, टोटल वर्धानता या टोटल कलर ब्लाइंडनेस आपको जैसी बीमारियां यहाँ पर होने की संभावना है। ठीक है, और नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन मतलब होता है किडनी, आइटिस मतलब होता है सूजन, यानी किडनी में सूजन आना। किडनी में सूजन आ जाएगा, वृक्क में सूजन आ जाएगा, तो वृक्क आपका नॉन फंक्शनल होगा, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। ये आपके एक्स वाई लिंक्ड लक्षण, एक्स वाई लिंक्ड लक्षण ये आपके ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ऑटोसोम्स आपके मेल फीमेल दोनों में होते हैं, यानी बीमारियां आपके पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है। यानी ये किसी से पक्षपात नहीं करने वाला है, पक्षपात किसी से नहीं करेगा, पुरुष में भी होगी स्त्रियों में होगी, दोनों को बीमारी हो सकती है, दोनों को लक्षण इफेक्ट करेगा। ये आपका था एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम यानी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। इसमें हमने आपके क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, एक्स लिंक कैरेक्टर इन सब के बारे में बात की। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, यानी एक्स लिंक्ड से जो कैरेक्टर थे आपके कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, उनके बारे में हमको बताने वाले हैं। ठीक, तो इसमें हमने जो बात की, इसके जो हमको जो चीजें आपको हम बताए, जिन बातों हमने चर्चा की, उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप उसे यानी मेरे नोट्स को पा सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्या हम, आपके हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, वहां पे हम उन चीजों को सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।